हेलो स्टूडेंट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर चल रहा है जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में स्टडी किया था प्लांट टिश्यूज की डिटेल, प्लांट टिश्यूज की टेबल, क्लासिफिकेशन, टाइप्स और सब टाइप्स, और उसके बाद हर एक प्लांट टिश्यू को उसके लोकेशन, उसकी सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पर हमने डिटेल में पढ़ा था, जिसमें मेरिस्टेमेटिक होने के बाद सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट के बाद कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसमें हम जाइलम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे फ्लोएम के बारे में। ठीक है, तो फ्लोएम के भी आप टेबल में देख सकते हैं 4 मेन कंपोनेंट थे। 4 मेन कंपोनेंट्स हैं फ्लोएम के: ट्यूब सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, इनमें से ट्यूब सेल और कंपेनियन सेल ही वो मेन फ्लोएम के कंपोनेंट हैं जो कि फूड का कंडक्शन करते हैं। कहाँ से? जहाँ पर फूड बनता है सोर्स में यानी कि ग्रीन प्लांट पार्ट में, और जहाँ पर फूड रिक्वायर्ड है सिंक में यानी कि नॉन ग्रीन प्लांट पार्ट में। तो ट्यूब और कंपेनियन सेल्स, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट में यानी कि एंजियोस्पर्म में तो यही सेल प्रेजेंट होती हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म जो इनके थोड़े से ओल्ड टाइप के प्लांट हैं, थोड़े कम इवोल्ड प्लांट हैं, उनके अंदर ट्यूब सेल और कंपेनियन सेल की तरह इनकी जगह पर कोई और सेल्स प्रेजेंट होती हैं। फंक्शन उनका भी यही है, उनका नेम है सी सेल, एल्बुमिन सेल। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि अगर एंजियोस्पर्म में आपसे फ्लोएम के कंपोनेंट पूछे जाएं तो आप बताएंगे ट्यूब सेल, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। और अगर जिम्नोस्पर्म में आपसे कंपोनेंट पूछे जाएं तो आप बताएंगे ट्यूब सेल, एल्बुमिनस सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। मेन फूड कंडक्शन पार्ट में आप बताएंगे ट्यूब सेल एंड कंपेनियन सेल ऑफ एंजियोस्पर्म, ट्यूब सेल एंड एल्बुमिनस सेल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। और सपोर्टिंग जो सेल्स हैं, सपोर्टिंग सेल्स हैं, उनमें है फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम फाइबर हार्ड होते हैं, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करते हैं, और फ्लोएम फाइबर में मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के अलावा कुछ सेकेंडरी मटेरियल भी स्टोर होते हैं। ठीक है, उसी तरह फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग होता है, इसमें कुछ मटेरियल स्टोर होते हैं जैसे टैनिन्स, रेसिन्स, गम, ये सारी चीज़ें। और फ्लोएम पैरेन्काइमा का मेन फंक्शन इन सेकेंडरी सब्सटेंस को स्टोर करने का है। ठीक है, तो क्या क्या फंक्शन हुआ? ये दोनों वाटर ट्रांसपोर्ट करेंगे और फूड ट्रांसपोर्ट करेंगे, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, और फ्लोएम पैरेन्काइमा फूड को स्टोर करेगा, टैनिन्स को, रेसिन्स को, इस सभी को स्टोर करने का काम करता है। ओके, फ्लोएम पैरेन्काइमा मोस्टली एब्सेंट इन डाइकोट में फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है, सॉरी मोनोकोट में फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है। फ्लोएम फाइबर है, इन्हीं को बास्ट फाइबर बोलते हैं। बास्ट फाइबर यूज किए जाते हैं बहुत सारे आइटम्स बनाने के लिए, जैसे सन हैंड के या फिर जूट के, ये सब फाइबर्स हैं ना जिनसे रस्सी वगैरह बनाई जाती है, ये सब फ्लोएम फाइबर है। ठीक है, तो इस तरह से एक पार्ट हमारे इस चैप्टर का कंप्लीट होता है, प्लांट टिश्यू, उनका क्लासिफिकेशन, उसके पार्ट, सब पार्ट और उनके फंक्शन। अब हम सेकेंड पार्ट पर आ रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यूज का दूसरा क्लासिफिकेशन। पहला क्लासिफिकेशन डिवीजन कैपेसिटी के बेसिस पर
अब सेकंड क्लासिफिकेशन, प्लांट बॉडी में लोकेशन। पहले तो हम डिवीजन कैपेसिटी के बेसिस पर पढ़ चुके हैं, अब हम प्लांट बॉडी में लोकेशन के बेसिस पर प्लांट टिश्यूज के 3 टाइप पढ़ेंगे। देखिए, प्लांट की बॉडी में लोकेशन के बेसिस पर प्लांट टिश्यू 3 टाइप के होते हैं। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, वो जो एपिडर्मिस यानी कि सबसे बाहर की कवरिंग बनाएगा। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वो जो कि वेस्कुलर बंडल यानी कि जाइलम प्लस फ्लोएम इक्वल टू वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। और उनको छोड़कर बीच में जो भी पार्ट बच गया वो क्या होगा, ग्राउंड। मतलब हम ऐसे देख सकते हैं, ये प्लांट का एक स्टेम है, इसके थ्रू ये जाइलम की ट्यूब जा रही है, एक्स जाइलम, ये फ्लोएम की ट्यूब जा रही है, पी फ्लोएम। इस तरफ भी एपिडर्मिस है और इस तरफ भी एपिडर्मिस है। तो ई और ई तो हो गया एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, जाइलम और फ्लोएम हो गया वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। इनको छोड़कर जो भी टिश्यू यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है, ये सारा है कौन सा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो एक थिक स्टेम में मैंने बता दिया है किस तरह से लोकेशन है, जाइलम, फ्लोएम और ग्राउंड। जाइलम फ्लोएम मिलकर वेस्कुलर, ग्राउंड सिस्टम ये वाला, और बाहर की जो कवरिंग है वो है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ठीक है, 3 टाइप का टिश्यू सिस्टम प्लांट में है। ये मैंने आपको लोकेशन के बेसिस पर बताया है, प्लांट में किस जगह पर वो टिश्यू लोकेटेड है। ओके, अब देखिए, सबसे पहला हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल से आप समझ गए होंगे एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस कहाँ पर प्रेजेंट होती है। एपिडर्मिस रूट पर भी प्रेजेंट होती है, एपिडर्मिस स्टेम पर भी प्रेजेंट होती है, और एपिडर्मिस लीफ पर भी प्रेजेंट होती है। व्हाट इज एपिडर्मिस? एपिडर्मिस इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट ऑन ऑल प्लांट पार्ट। सभी प्लांट पार्ट पर आउटर मोस्ट लेयर जो प्रेजेंट होती है उसी को हम एपिडर्मिस बोलते हैं। ठीक है, अब एपिडर्मिस रूट की कोई अलग काम करती है, स्टेम की कुछ अलग काम करती है, और लीफ की एपिडर्मिस कुछ अलग काम करती है। तो मैं यहाँ पर डिटेल में तीनों का एक्सप्लेन करूँगा, उनमें क्या क्या पार्ट होते हैं वो एक्सप्लेन करूँगा। फर्स्ट है लीफ एपिडर्मिस। लीफ एपिडर्मिस में 2 मेन पार्ट हैं। एपिडर्मिस के ऊपर लगी रहती है एक वैक्सी लेयर, वैक्स लाइक थिक लेयर होती है जिसको क्यूटिकल बोलते हैं। और सेकेंड, एपिडर्मिस ऑफ लीफ में प्रेजेंट होते हैं माइक्रोस्कोपिक, बहुत ही पतले, बहुत ही माइन्यूट पोर्स होते हैं जिनके थ्रू गैस एक्सचेंज हो सके और वाटर की वेपर्स भी रिमूव आउट हो सके सरफेस से। ठीक है, तो स्टोमेटल अपरेटस में प्रेजेंट होता है।
अब उस स्टोमेटल अपरेटस में क्या क्या चीज़ होगी हमने पहले पढ़ा है, यहाँ पर एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एक स्टोमेटा के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें होंगी। ये है गार्ड सेल, ये है नेबरिंग सेल। गार्ड सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और वैक्यूल प्रेजेंट होती है। इधर भी क्लोरोप्लास्ट और वैक्यूल, ठीक है। गार्ड सेल की ये जो शेप है ये किडनी शेप है, जो कि डाइकोट प्लांट में होती है। मोनोकोट प्लांट के अंदर गार्ड सेल की शेप डम्बल शेप होती है, डम्बल जो होती है, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है, बस गार्ड सेल की शेप अलग है। गार्ड सेल के चारों तरफ नेबरिंग और सब्सिडियरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये गार्ड सेल है। आउटर वॉल थिन, आउटर वॉल थिक, इनर वॉल, ठीक है। यहां पर है न्यूक्लियस, यहां पर है वैक्यूल, ये है क्लोरोप्लास्ट और ये है स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर क्या होता है? जो पोर ओपन, मतलब गार्ड सेल जब एक दूसरे से थोड़ी सी दूर होती है तो पोर बनता है, जो गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन में हेल्प करेगा। हर एक चीज का सिग्निफिकेंस यहाँ पर समझ लें। नेबरिंग और सब्सिडियरी सेल्स क्या होती हैं? ये सेल्स गार्ड सेल के चारों ओर प्रेजेंट होती हैं और गार्ड सेल्स की ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करती हैं। कैसे? जब गार्ड सेल को ओपन होना है, यानी स्टोमेटा को ओपन होना है, तो गार्ड सेल में नेबरिंग सेल से पानी आकर भर जाता है, गार्ड सेल स्वेलअप हो जाती है। स्वेलअप बाहर की तरफ ज़्यादा होंगी क्योंकि थिन वॉल है, और अंदर की तरफ थोड़ी सी कर्व होंगी क्योंकि थिक वॉल है, ठीक है। तो जब वाटर गार्ड सेल से सब्सिडियरी सेल से गार्ड सेल में आता है तो ये स्वेलअप होती हैं और स्टोमेटा ओपन हो जाता है। वाटर के साथ साथ पोटेशियम आयन का भी स्टोमेटा की ओपनिंग में रोल होता है। और जब वाटर वापस से गार्ड सेल से फिर से सब्सिडियरी सेल में जाता है तो स्टोमेटा बंद हो जाता है, ठीक है, क्लोजिंग एंड ओपनिंग। उसके अलावा न्यूक्लियस, वैक्यूल और क्लोरोप्लास्ट भी गार्ड सेल में प्रेजेंट होते हैं। नेबरिंग सेल में भी सारे सेल्स प्रेजेंट, सारे सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। बस मोनोकोट और डाइकोट में डिफरेंस है तो गार्ड सेल की शेप का। स्टोमेटा के फंक्शन 3 है: एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड रिमूवल ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर यानी कि गर्म होकर पानी का वेपर की फॉर्म में रिमूव होना, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो ये बात हुई लीफ एपिडर्मिस के कंपोनेंट और उसके फंक्शन। क्यूटिकल जो है इसकी थिकनेस अलग अलग होती है। जो एक्वेटिक प्लांट्स होती हैं इसमें बिल्कुल थिन होती है, ना के बराबर होती है, और जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं उनमें थोड़ी सी थिक होती है। जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उसमें बहुत थिक होती है। अगर आपसे पूछा जाए
कि डेजर्ट प्लांट में इतने थिक क्यूटिकल क्यों प्रेजेंट होती है, तो आपका आंसर होगा बिकॉज डेजर्ट प्लांट रिड्यूस रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बाई थिक क्यूटिकल, क्योंकि क्यूटिकल जो लीफ की कवरिंग है वो मोटी होगी तो पानी कम उड़ेगा। ठीक है, तो ये फंक्शन हो गए एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम ऑफ लीफ। उसके बाद नेक्स्ट देखिए एपिडर्मिस ऑफ स्टेम। एपिडर्मिस ऑफ स्टेम में दो मेन चीजें हैं। जिस तरह लीफ में गैसियस एक्सचेंज के लिए स्टोमेटा थे और ट्रांसपिरेशन के लिए स्टोमेटा थे, उसी तरह गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन के लिए एपिडर्मिस ऑफ स्टेम में प्रेजेंट होते हैं लेंटिकल, और ट्राइकोम होते हैं स्टेम हेयर। स्टेम के ऊपर फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होती है स्टेम हेयर। ठीक है, इनमें से लेंटिकल गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, ट्राइकोम रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ट्राइकोम स्टेम हेयर है और रूट पर रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, वो अलग टाइप के होते हैं। मैं यहाँ पर एपिडर्मिस और रूट लिख देता हूँ, फिर मैं कंपेयर करूँगा दोनों। ठीक है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखें, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम ये हम पढ़ रहे हैं, और एपिडर्मिस स्टेम की, लीफ की और रूट की अलग अलग फंक्शन के लिए एडेप्टेड होती है। मैं लीफ की बता चुका हूँ जिसमें ट्रांसपिरेशन, गैसेस एक्सचेंज ये सब है फंक्शन। स्टेम की मैंने बता दिए, ये गैसेस एक्सचेंज करते हैं, ये ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करते हैं। रूट एपिडर्मिस का सबसे मेन कंपोनेंट होते हैं रूट हेयर, और रूट हेयर लीफ, एक रूट पर जितने ज़्यादा रूट हेयर होंगे उस रूट का सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, और जितना ज़्यादा उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा उतना ही ज़्यादा प्लांट को एंकरेज और वाटर मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट हेयर? द फंक्शन ऑफ रूट हेयर इज टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। ठीक है, तो ये हुई रूट हेयर। अब हम रूट हेयर और स्टेम हेयर को कंपेयर कर लेते हैं कि कौन सा किस तरह का होता है। देखिए स्टेम हेयर मल्टी सेलुलर होते हैं, रूट हेयर यूनिसेलुलर होते हैं। रूट हेयर एक ही सेल के हैं, तो स्टेम हेयर मल्टी सेलुलर होते हैं। रूट हेयर सिर्फ सिंगल ही होते हैं, ब्रांच की फॉर्म में नहीं होते हैं, जबकि स्टेम हेयर ब्रांच या फिर सिंगल दोनों फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। रूट हेयर हमेशा सॉफ्ट होते हैं, जबकि स्टेम हेयर कभी सॉफ्ट हो तो कभी स्टिफ यानी कि हार्ड भी हो सकते हैं।
रूट हेयर कभी भी सिक्रीटरी नहीं होते हैं, मतलब कोई भी सब्सटेंस को सिक्रीट नहीं करते, लेकिन स्टेम हेयर किन्हीं किन्हीं केसेस के अंदर सिक्रीटरी भी हो सकते हैं, जैसे स्टेम के ऊपर गम लगी रहती है, गोंद लगी रहती है, उनका सिक्रीशन भी कर सकते हैं। मेन फंक्शन रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, स्टेम से वाटर लॉस ज़्यादा ना हो जाए, उसके रेट को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। और ये रूट्स की सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन के। ठीक है, तो इस तरह से आप टेबुलर फॉर्म में नोट्स में भी लिखेंगे रूट हेयर स्टेम हेयर के क्या क्या फंक्शन होते हैं। ध्यान रखें, रूट हेयर हो, स्टेम हेयर हो, या फिर लीफ पर क्यूटिकल या स्टोमेटा हो, ये सभी एपिडर्मिस का ही पार्ट है। तो हमने पहला एपिडर्मल टिश्यू कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद बीच में जो पार्ट है वो है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो मैंने ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आपको क्या बताया है कि वेस्कुलर और एपिडर्मल को छोड़कर जो भी सेल्स भरी हुई हैं उस स्टेम के अंदर, उस रूट के अंदर या किसी और पार्ट के अंदर, वो सारा ग्राउंड है। ठीक है, बस इसमें सिर्फ इतना लिखिए, क्योंकि ये सारी चीजें हम आगे जब रूट सिस्टम में की एनाटॉमी पढ़ेंगे तब हम पढ़ने वाले हैं। इंक्लूड कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, मेडिकली एंड ये सारे पार्ट जाइलम, फ्लोएम और एपिडर्मिस को छोड़कर तो बीच में जो वो सारे पार्ट ये होते हैं, ये सभी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बने हैं। ठीक है, समझा? उसके बाद वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ये तो आपको पता है कि वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में वेस्कुलर बंडल्स यानी कि कंडक्टिंग टिश्यू आएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि इन वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम का अलग अलग टाइप के प्लांट्स में अरेंजमेंट पैटर्न भी अलग अलग है, और एक ही प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में भी अरेंजमेंट पैटर्न अलग है। जैसे डाइकोट प्लांट लेंगे तो स्टेम में अरेंजमेंट कुछ अलग तरह का है, रूट में अरेंजमेंट कुछ अलग तरह का है। ठीक है, तो आप ये देखिए कि वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम दो टाइप का है मेन। ये समझ गए आप? तो मैं अब इसको मिटा देता हूँ, स्पेस की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम इस तरह से आप समझें कि मैंने अभी एक स्टेम बनाया था, एक थिक प्लांट के स्टेम को मान लीजिए ये स्टेम है, इसको इस तरह से काट दिया। ठीक है, तो अब इस स्टेम का आपको जो मैं सामने से दिखाऊं तो ये आपको एक रिंग दिखेगी। तो उस रिंग में किस तरह का अरेंजमेंट होता है, अगर हमने रूट का इतना मोटा सेक्शन काटा है तो उसमें क्या होगा, रूट के अंदर
यहाँ पर मैं जाइलम और फ्लोएम बना रहा हूँ, ठीक है। जाइलम ये वाला है और फ्लोएम ये वाला है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, जाइलम और फ्लोएम एक ही पेरिफेरी करना हो कि अलग अलग पेरिफेरी कर सकते हैं, अलग अलग अरेंजमेंट में इसको रेडियल वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। डेफिनेशन क्या होगी? The vascular bundles in which xylem and phloem are present on different periphery, ठीक है, रेडियल, और जब सेम पर हो तो कॉन्वेक्स। ठीक है, दो टाइप के वेस्कुलर बंडल हो गए हैं, रेडियल और कॉन्वेक्स। रेडियल में अलग अलग और कॉन्वेक्स में सेम, रेडियस पर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर अलग अलग रेडियस पर हैं, तो इस तरह का वेस्कुलर बंडल होता है रेडियल। देखो, इसमें फ्लोएम अलग लगा हुआ है, जाइलम बीच में, ठीक है, तो रेडियस अलग अलग हो गई, रेडियल वेस्कुलर बंडल हो गया। यहाँ पर सेम पेरिफेरी पर प्रेजेंट है, ठीक है। इनको फिर से दो में डिवाइड कर दिया था। जो कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल हैं वो दोनों एक साथ प्रेजेंट हैं, इसको दो में डिवाइड करेंगे। किस बेसिस पर है? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैम्बियम,